हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 9 अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल। हम इसका ख भाग कर रहे हैं विद्यालय, समकक्षी और शिक्षक। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मित्रता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, अध्यापकों का प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर्स। स्कूल में आपके टीचर्स का आप पे क्या प्रभाव होता है, हम इसी की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। विद्यालय में अध्यापकों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। क्या ये बात सही है बच्चों? आपके जो टीचर्स होते हैं स्कूल में, उनका आप पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो आपके फेवरेट भी होते हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही बिहेव करते हैं। घर में जो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, वो आपके लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करते हैं, कुछ लिमिटेशंस बनाते हैं। उसी समान टीचर्स स्कूल में आपके लिए सीमाएं निर्धारित करते हैं। आपको यूनिफॉर्म में आना है, आपको क्लास में अच्छे अंक लाने हैं, क्लास के दौरान, लेसन के दौरान आपको बातचीत नहीं करनी है, एग्जाम्स आपको देने हैं तो चीटिंग नहीं करनी है, आपको होमवर्क पूरा करके लाना है, आपको कल ये लेसन लर्न करके लाना है। जो भी छोटी छोटी लिमिटेशंस होती हैं, आपकी सीमाएं होती हैं, आपके पेरेंट्स के समान स्कूल में उन्हें टीचर्स निर्धारित करते हैं। और जैसे घर पे पेरेंट्स आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, उनकी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको बड़े होकर ये बनना है, घर में अच्छा बच्चा बनना है, इस काम को समय पर पूरा करना है और आप ये करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। जिस तरह से घर में माता पिता अपेक्षा रखते हैं, उसी तरह से स्कूल में जो आपके टीचर्स होते हैं, आपके जो अध्यापक होते हैं, आपके जो एजुकेटर्स होते हैं, वो आपसे अपेक्षाएं रखते हैं और आपको मूल्यों से अवगत कराते हैं। समाज में रहने के, परिवार में रहने के, स्कूल में रहने के, हमारी संस्कृति के बहुत सारे मूल्य होते हैं जिनसे स्कूल में आपको टीचर्स पढ़ाई के दौरान और कल्चरल एक्टिविटीज़ के दौरान आपको सिखाते हैं और विकास को बढ़ावा देते हैं। और आपका जो जितना भी ऑलराउंड डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा देने में जितना योगदान आपके पेरेंट्स का होता है, उतना ही आपके टीचर्स का भी होता है, क्योंकि आप बहुत सारा समय अपना स्कूल में बिताते हैं अपने टीचर्स के साथ। अध्यापक एक शक्तिशाली रोल मॉडल होता है, यानी कि आदर्श होता है और बहुधा बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। ये बिल्कुल सही बात है। जिन टीचर्स को हम पसंद करते हैं या जो टीचर्स हमें अच्छे लगते हैं, वो हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं। हम उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं, उन्हीं के जैसे हरकतें करते हैं, बातें करते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनका हम ड्रेस सेंस भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो किस तरह से बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, उनके कपड़े, उनका स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें बच्चे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बच्चे अध्यापकों के उस व्यवहार का अनुकरण करते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं और महत्व देते हैं। जिन टीचर्स को भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं, उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे ऊपर। किसी सब्जेक्ट में हमारी रुचि कम होती है अगर, और वो टीचर हमें पसंद है, तो अपने आप उस सब्जेक्ट में भी हमारी रुचि बनने लग जाती है और हम उस विषय को और ज़्यादा मन लगाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, केवल और केवल उस टीचर के कारण। देखिए, जो टीचर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो हमारे जीवन में, स्टूडेंट के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कैसे, उसी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। वे अपने पसंदीदा अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए विषयों में आनंद का अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा, कई बार हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह, अब तो इस मैम का पीरियड है या इस सर का पीरियड है, और हम बहुत खुश हो जाते हैं। वो जो भी पढ़ाते हैं हम उसे एंजॉय करने लगते हैं। वो पढ़ाई, वो स्टडी मटेरियल, वो सिलेबस हमें बोझ नहीं लगता है, बल्कि हम उसका इंतज़ार करते हैं कि कब उस टीचर का पीरियड आएगा और हम उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, उसे इम्पोर्टेंस देते हैं और उसे पसंद करते हैं। अध्यापकों की अपेक्षाएं हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर छात्रों के निष्पादन और व्यवहार पर मुख्य रूप से प्रभाव डालती हैं। देखिए, एक टीचर की जो आपसे एक्सपेक्टेशन होती हैं, वो लगभग हम ये कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हमेशा नहीं, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि छात्रों का जो व्यवहार होता है, उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, उनका जो भविष्य होता है, उस पर जो अध्यापक की अपेक्षा होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डालती है। जब आपको पता होता है कि मेरे टीचर ने मुझे कहा है कि बेटा तुम कर सकते हो, और मुझे पक्का यकीन है तुम तो 10 में से 10 नंबर ही लाओगे, और दूसरे बच्चे को टीचर ने कहा है तुम तो पक्का फेल होगे, देख लेना, तो इनका इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जिस बच्चे को कहा गया है
तुम पक्का 10 में से 10 नंबर लाओगे। वो बच्चा पूरी रात मेहनत कर रहा है या अपना जी जान लगाकर उस टीचर की एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करने के लिए 10 में से 10 अंक हासिल करने की पूरी कोशिश करता है। और वहीं नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ, जिस बच्चे को कहा गया कि मुझे पता है तुम तो पक्का फेल होगे, उस बच्चे के माइंड में एक नेगेटिव इमेज आ जाती है, क्या करूँगा पढ़ के, मैम ने तो मुझे पहले कह दिया है कि तुम फेल होगे, बिना मतलब पढ़ाई भी करूँ, अपना टाइम भी वेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे तो फेल ही होना है, इससे अच्छा मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। तो जो टीचर की एक्सपेक्टेशन है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बच्चों की एक्टिविटीज़ पर। यह पाया गया है कि अध्यापक की अपेक्षाएं छात्र की उपलब्धि, प्रेरणा, आत्मसम्मान, सफलता की आशा और वास्तविक उपलब्धि को प्रभावित करती है। इसे हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। क्या मतलब है इसका, कि जब एक टीचर की किसी स्टूडेंट से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी प्रभावित करती है, यानी कि आत्मसम्मान को, वो उसके लिए मोटिवेशन का कारण भी बनती है और उसकी जो सक्सेस है उसके लिए भी उसका जो एटीट्यूड है नेगेटिव पॉजिटिव इसको भी डिसाइड करती है, और वास्तव में वो क्या अचीव करेगा ये सारी की सारी बातें बहुत हद तक एक टीचर की अपेक्षा पर डिपेंड करती है। इसकी हम अभी डिटेल से बात कर लेते हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। देखिए, जो एक टीचर की एक्सपेक्टेशन होती हैं उसके दोनों एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं कि सकारात्मक पहलू क्या है टीचर की एक्सपेक्टेशन का स्टूडेंट से। आपने देखा होगा आपको लेकर भी बहुत सारे टीचर की एक्सपेक्टेशन होती है, विशेष रूप से वो स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ने में थोड़े आगे होते हैं उनसे टीचर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम पहले इसका सकारात्मक पक्ष देख लेते हैं। सकारात्मक पहलू यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जिन छात्रों से उन्हें बहुत अधिक उम्मीद होती है उनके प्रति अध्यापक अधिक सकारात्मक होते हैं। यानी कि क्लास में सब स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कईयों का IQ लेवल थोड़ा कम होता है या कई कम मेहनत करते हैं, तो कोई बिलो एवरेज है, कोई एवरेज है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई सुपर इंटेलिजेंट है, कोई जीनियस है, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में। तो टीचर्स को जिन छात्रों से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, जिन्हें लगता है कि ये बच्चे बहुत अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, ये बच्चे क्लास में टॉप कर सकते हैं, ये बच्चे क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा ला सकते हैं या ये बच्चे मेरिट में आ सकते हैं, तो उनके प्रति जो टीचर का एक एटीट्यूड होता है, जो नज़रिया होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। उनको देखकर वो मुस्कुराते हैं और उनकी बार बार प्रशंसा करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? ये बिल्कुल सही बात है। मैं एज ए स्टूडेंट स्कूल जा चुकी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, तो ऐसा 100% यानी 100% क्लास में होता है। जिन टीचर्स की स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, जो स्टूडेंट्स हमें लगता है बहुत इंटेलिजेंट होता है, हम उसे देखकर बार बार स्माइल करते हैं। क्यों स्माइल करते हैं? उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि वो जो स्टूडेंट होता है वो पढ़ाई में आगे होता है, टीचर उसे कुछ भी लर्न करने के लिए दे रहे हैं, वो लर्न करके आ रहा है, तो टीचर पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है और टीचर उसे देखकर स्माइल करता है और बार बार उसकी प्रशंसा करता है। प्रशंसा करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। टीचर ने टेस्ट लिया, कुछ बच्चों ने पूरे 10 में से 10 या 50 में से 50 मार्क्स हासिल किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि टीचर उसकी प्रेज़ करेगा। टीचर जब उस बच्चे की प्रशंसा करता है और बच्चे को प्रेरणा देता है, तो बच्चे के मन में भी टीचर के प्रति, उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रति एक उम्मीद जग उठती है। उनके कार्यों का अच्छी तरह पर्यवेक्षण करते हैं और उत्तर पाने के लिए उन पर अधिक दबाव डालते हैं। तो जो देखिए ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हैं, तो अब टीचर क्या कर रहा है, पूरी क्लास पे फोकस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सारे बच्चे तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स नहीं ला रहे हैं, सारे बच्चे कठिन परिश्रम भी नहीं कर रहे हैं। तो जो बच्चे टीचर की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतर रहे हैं, टीचर की एक्सपेक्टेशंस भी उससे और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, उन बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, उन बच्चों का सुपरविज़न अच्छे से किया जाता है, देखा जाता है क्या इस बच्चे ने अपना होमवर्क अच्छे से किया या नहीं किया। इतना ही नहीं, जब क्लास में टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसकी सबसे पहले यही कोशिश रहती है कि अगर कोई बच्चा आंसर नहीं दे रहा
तो उन बच्चों पर अधिक दबाव डाला जाता है जिनसे उम्मीद होती है, और उन दबाव के चलते बच्चा भी पूरी कोशिश करता है कि जिस टीचर की मुझसे उम्मीदें ज़्यादा हैं मैं उसका सब्जेक्ट पढ़कर आऊँ। जैसे ही मैम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जवाब नहीं दे पाऊँ, मैम के हर क्वेश्चन का मैं आंसर दूँ या सर की हर उम्मीद पर मैं खरा उतरूँ। इतना ही नहीं, जब उनका निष्पादन खराब होता है, किनका, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिनसे उम्मीदें ज़्यादा हैं, जिनको टीचर पसंद कर रहे हैं, जिनकी बार बार प्रशंसा कर रहे हैं, अगर उनका काम खराब है, अगर उन्होंने होमवर्क सही नहीं किया या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो भी टीचर अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता और उन्हें कठिन परिश्रम करने के लिए बार बार प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को एक मैसेज देता है कि तुम तो पक्का ही देख लेना, फ्यूचर में बहुत बड़े आदमी बनोगे, तुम्हें पक्का सक्सेस मिलेगी, तुम पक्का सक्सेसफुल होगे। और इसका वाकई पॉजिटिव एस्पेक्ट टीचर के स्टूडेंट के माइंड पर होता है और स्टूडेंट वाकई में सक्सेसफुल हो जाता है। इसी को हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, है ना। अब हम बात कर रहे हैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की, इसके नकारात्मक पहलू की। तो नकारात्मक पहलू क्या है? जिन छात्रों से शिक्षकों को कम उम्मीद रहती है उन पर ना ही शिक्षक दबाव डालता है, ना ही उन्हें प्रोत्साहित करता है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं या पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनसे टीचर्स की उम्मीदें भी कम होती हैं। तो टीचर ना ही उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं, ना ही उन्हें बार बार प्रोत्साहित करते हैं, ना ही उन पर दबाव डालते हैं, क्योंकि टीचर को पता होता है कि ये बच्चा 10 में से 2 अंक ला रहा है या 1 अंक ला रहा है या 3 अंक, मैं इस पर दबाव नहीं डाल सकता कि तुम 10 में से 10 अंक लाओ। लेकिन ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का। क्यों? क्योंकि बच्चे के माइंड में भी आ जाता है कि मैं तो 10 में से 10 अंक ला ही नहीं सकता, मुझे तो 2 3 या 4 अंक ले आऊँ इतना ही बहुत है, मैम इतने में ही खुश हो जाएंगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट होता है इस प्रोफेसी का। शिक्षक की अपेक्षाएं जो होती हैं वो स्वतः साधक भविष्योक्ति बन जाती हैं। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ इंग्लिश में नोट करने के लिए, ताकि जब भी ये वर्ड आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको याद भी रहेगा, है ना। तो क्या होती है स्वतः साधक भविष्योक्ति, जिसकी अभी अभी हमने बात की कि टीचर ने जो कहा तुम फेल होगे तो वाकई बच्चा फेल हो सकता है। अगर टीचर ने पूरे विश्वास से कहा है कि तुम टॉप करोगे तो वाकई वो बच्चा टॉप हो जाता है। आपने देखा होगा कई बच्चों का टीचर्स नाम तक दे देते हैं, आ गया हमारा जीनियस बच्चा और ये आ गया हमारा नॉटी स्टूडेंट्स। तो जिसको हम जिस नाम से या जिसकी छवि हम जिस उम्मीद से अपने दिमाग में रखते हैं वो हम उनके सामने प्रस्तुत करते हैं और वैसा ही होता है। जैसे हम जीनियस कह रहे हैं, वो बच्चा वाकई इतनी मेहनत करता है कि वो उस जीनियस नाम को बनाए रखना चाहता है। और जिसे हम बार बार नॉटी कह रहे हैं उसे बच्चे को पता होता है कि मेरी जो इमेज है, मुझे तो हमेशा नॉटी ही कहा जाता है, तो मुझे तो शरारतें ही करनी है। इसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर। कई बार बच्चों को यहाँ तक कह दिया जाएगा कि तुम तो पक्का ही फेल होगे। अब 2 कंडीशंस होती हैं, बहुत कम चांसेस ये होते हैं कि बच्चा इतनी मेहनत करे कि मुझे इस टीचर की बात को गलत प्रूव करना है और मुझे पास होके दिखाना है और मैम को बताना है कि देखिए आप मुझे कह रही थी कि मैं तो फेल होऊंगा लेकिन मैं पास हो गया। लेकिन ये बहुत कम होता है। दूसरे केसेस में क्या होता है, बच्चा ये सोचने लग जाता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ जब मुझे तो फेल ही होना है। तो वो कही गई बात जो होती है वही भविष्य में सच होती है, वही फ्यूचर होता है, उसे ही हम कहते हैं स्वतः साधक भविष्योक्ति, यानी कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, जिसके अनुसार शिक्षक विद्यार्थी से जो आशा करता है उसी के अनुसार बच्चे बनते हैं, उपलब्धि हासिल करते हैं और उसी के हिसाब से बिहेव करते हैं। देखिए, कुछ स्टडीज़ तो यहाँ तक कहती हैं, यानी अध्ययनों से पता चलता है कि अगर छात्र की क्षमता औसत है, यानी कि एक जो बच्चा है उसकी जो कैपेसिटी है वो एवरेज है, लेकिन टीचर को ये बता दिया जाए कि बच्चे में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है,
कहने का आप आशय अच्छे से समझिए कि एक बच्चा है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो IQ है वो बहुत एवरेज है, लेकिन टीचर को पहले से ही बता दिया जाता है कि मैम या सर, ये जो बच्चा है इसकी जो औसत क्षमता है वो बहुत अधिक है, ये बच्चा अभी ऐसे परफॉर्म कर रहा है लेकिन वाकई में ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। तो क्या होता है, शिक्षक जो होता है वो बच्चे के साथ अपने जो रिलेशन है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना नज़रिया है, अपना बिहेवियर है, उसमें चेंजेस लाता है और बच्चा अपने पहले के निष्पादन में भी सुधार ले आता है। अगर टीचर को ये लगने लगे कि ये बच्चा इससे कहीं अधिक अच्छा कर सकता है, तो टीचर उसे बार बार मोटिवेट करता है, उस पर प्रेशर डालता है और बच्चे को भी लगता है कि मैं वाकई इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, टीचर की मुझसे एक्सपेक्टेशन है, और उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। निहितार्थ यह है कि निहितार्थ का आशय ये है कि जितनी भी अभी तक हमने बातें की उन सब का डिस्कशन क्या निकल रहा है कि शिक्षकों को निम्न अपेक्षाओं के हानिकारक परिणाम के विषय में सतर्क होना होगा। ये बात टीचर्स के लिए है कि जो टीचर्स बच्चों से एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं उनके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं बच्चे के लिए। इसलिए हमें कभी भी किसी बच्चे से एक्सपेक्टेशंस कम नहीं रखनी है, उम्मीद हमेशा ज़्यादा रखनी है। बच्चा चाहे उसे पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर एक टीचर बच्चे से उम्मीद अच्छी रखता है, उम्मीद अधिक रखता है, तो बच्चा पूरी कोशिश करता है कि वो उसे पूरा करे। फिर चाहे वो उसमें सफल हो या नहीं हो, ये एक अलग बात है, बच्चा कोशिश ज़रूर करता है। बच्चों की क्षमताओं के संबंध में कोई पूर्व निर्णय नहीं लेना चाहिए, यानी हमें पहले से अपने माइंड में कुछ फिक्स थॉट्स हैं उन्हें बनाकर नहीं रखना चाहिए कि ये बच्चा तो है ही डफर और ये बच्चा तो है ही जीनियस या इंटेलिजेंट। इस तरह की पूर्व धारणाएं हमें बच्चों के बारे में अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए। बच्चों, कभी अगर आप भी टीचर बनो तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है। यदि बच्चा किसी समय में अच्छा निष्पादन नहीं भी करता है तो ये भी संभव है कि भविष्य में बच्चा अच्छा कर सकता है। ये बिल्कुल सही बात है कि एक समय ऐसा आता है जब बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आगे भी अच्छा नहीं करेगा। कई बार आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा होता है, जो आपके फर्स्ट सेकंड स्टार्टिंग में टेस्ट होते हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है और उसके बाद आप इतनी मेहनत करते हो कि हाफ ईयरली फाइनल एग्ज़ाम्स में तो आप बिल्कुल टॉप पे आ जाते हो, या हो सकता है किसी क्लास में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा हो और नेक्स्ट क्लास में उससे दुगने अंक हासिल करके आप सफलता हासिल करो। तो हम जो पूर्व की हमारी परफॉर्मेंस है, जो पहले की परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि भविष्य में हम क्या बनेंगे। हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट इसका एग्जाम्पल हैं जिनके मार्क्स कम आते थे लेकिन आज वो सफलता की ऊंचाइयों को छू चुके हैं। इसके लिए उसे पर्याप्त सहायता और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी शर्त क्या है, बच्चे को पूरी हेल्प मिलनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट उसे मोटिवेशन मिलना चाहिए, यानी कि प्रोत्साहन पूरा मिलना चाहिए। शिक्षकों को समुचित रूप से सभी छात्रों से उपलब्धि की अनुकूलता मांग करनी चाहिए, केवल कुछ ही छात्रों से नहीं। यानी अब टीचर्स की ये ड्यूटी है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी क्लास से होनी चाहिए, कुछ एक स्टूडेंट से नहीं, है ना। बच्चों की उपलब्धि को उनके पहले के निष्पादन की तुलना में देखा जाना आवश्यक है, कक्षा के औसत की तुलना में नहीं। क्या आशय है इस सेंटेंस का, यानी कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, हमें ये नहीं देखना कि क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो बच्चा उनके मुकाबले कहाँ पर स्टैंड करता है, नहीं। हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे की पहले परफॉर्मेंस यहाँ थी, अब वो धीरे धीरे उसमें सुधार ला रहा है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, इस बात से हमें कंपैरिजन, हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चे की पहले की परफॉर्मेंस से हमें तुलना करनी चाहिए कि पहले बच्चा 1 अंक ला रहा था, अब वो 2, 3, 4 धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। शिक्षक विद्यार्थी संबंध अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया का सार होता है, यानी कि एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। भारत और विश्व के दार्शनिकों एवं शिक्षकों ने अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया की ऐसी प्रक्रिया के रूप में कल्पना की है जहां ज्ञान शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सह निर्मित होता है। देखिए, हम इंडिया की बात कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जितने भी दार्शनिक हैं, जितने भी फिलोसोफर हैं, उन्होंने ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उनकी जो एक कल्पना की है वो इस रूप में की है कि जो नॉलेज है वो टीचर और लर्नर के बीच में
सह निर्मित होता है, उसका संबंध इतना ज़्यादा मजबूत होता है। इसे हम कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं कि भारत की जो प्राचीन शिक्षण परंपरा है, आपको पता था ना कि पहले आश्रम होते थे, स्कूल नहीं थे इस तरह से पढ़ने के लिए, गुरुकुल होते थे। तो जब प्राचीन परंपरा थी उसमें गुरु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। गुरु ने जो कह दिया वो शिष्य करता ही करता था। उपनिषद में उसकी भूमिका विद्यार्थी को पूरी तरह स्वावलंबी बनाने और अपने आप को अतिरिक्त और असंलग्न रखने की थी। यानी हम प्राचीन परंपरा की बात अगर करें तो गुरु की भूमिका क्या थी कि एक जो बच्चा है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बन जाए, बच्चे को भविष्य में किसी की भी ज़रूरत ना पड़े, वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। तथापि ऐसा माना जाता था कि यह स्वावलंबन वर्षों के कठिन परिश्रम, शिक्षा, समर्पण, निष्ठा के बाद ही हासिल हो पाता था। कहने का आशय ये है कि ऐसा नहीं है कि गुरु ने चुटकी बजाई और बच्चा जो है वो 1 मिनट में ही स्वावलंबी यानी कि इंडिपेंडेंट बन गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम की और बहुत समय के यानी बहुत वर्षों के हार्ड लेबर की, हार्ड वर्क की, ट्रेनिंग की, शिक्षा की, नॉलेज की, डेडिकेशन की और निष्ठा के बाद ही ये सब हो पाता था। इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, उसके बाद ही एक बच्चा जो है वो पूरी तरह से स्वावलंबी बन पाता था। वे विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, अन्वेषण करने और लगातार पूछताछ करने के लिए प्रोत्साहित करते थे ताकि विद्यार्थी की जो सृजनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है वो सामने आ सके। प्राचीन काल में क्या होता था, बच्चों को बार बार कहा जाता था कि तुम इस बारे में प्रश्न पूछो, तुम्हारी कोई जिज्ञासा है तो तुम बताओ। यानी उनको बार बार प्रोत्साहित किया जाता था कि बच्चा स्वयं से बार बार हर चीज़ को लेकर प्रश्न पूछे। इतना ही नहीं, अन्वेषण करे। किसी प्रश्न का अगर उसे उत्तर नहीं मिल रहा है गुरु से या कहीं और से, तो वो उसे स्वयं खोजे। अपने दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करे और लगातार पूछता रहे जब तक उसको आंसर ना मिल जाए, ताकि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो भी सामने आ सके। समकालीन भारतीय संदर्भ में अब हम बात कर रहे हैं हमारे आज की इंडियन सोसाइटी की कि विद्यालय और शिक्षकों की भूमिका के बीच में कुछ कारक ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनिश्चित करने का दबाव कि विद्यार्थी अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करे। इसे शिक्षण के मुख्य मानदंड के रूप में देखा जाता है। यानी आजकल का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें मेन जो क्या होते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं कि हमें एग्ज़ाम्स में किसी ना किसी तरह से अच्छे अंक लाने होते हैं और पूरे साल टीचर का हम पर यही प्रेशर होता है कि तुम्हें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें मेरिट में आना है। ऐसे भी शिक्षक हैं जो विद्यार्थियों को केवल पाठ लिखवा देते हैं और प्रश्न पूछने की इजाज़त नहीं देते हैं। देखिए रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग हैं ना, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते वक्त क्वेश्चन पूछने की परमिशन नहीं देते हैं। यानी वो पहले ही क्लियर कर देते हैं कि देखो बच्चों, मैं जब पढ़ाऊँ तो बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं पूछेगा, है ना। उन्होंने बच्चों को लेसन पढ़ा दिया, लिखवा दिया और बच्चों को क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं मिला। तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों पर। जब छात्र विद्यालय जाने और सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के रूप में अनुभव नहीं करते हैं, देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी फील होनी चाहिए स्कूल में और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नहीं तो यह संदेहास्पद है, यानी कि इसमें डाउट होगा कि शिक्षा प्रणाली छात्रों को उनके शिक्षकों के साथ अच्छा संबंध बनाने में सफल होगी या उसमें उनकी सहायता करेगी। अगर एक टीचर जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को क्वेश्चन पूछने की भी इजाज़त दे रहा है, उन्हें समझ पा रहा है, उन्हें अपनी बात समझा पा रहा है और बच्चों को एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मिल रही है, तभी जो बच्चे होते हैं उनका टीचर से एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। नहीं तो ये बात डाउटफुल साबित हो सकती है। इसलिए जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप कोशिश करिए कि बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहिए और टीचर को भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को क्वेश्चन पूछने से मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे की जिज्ञासा शांत होगी तभी वो आगे की पढ़ाई
कर पाएगा। तथापि ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपने छात्रों की शिक्षा में बहुत ही रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। अब पहले हमने बात की ऐसे टीचर्स की जो बच्चों को क्वेश्चन नहीं पूछने दे रहे हैं, केवल आपको नोट्स लिखवा दिए। अब बात कर रहे हैं हम कुछ ऐसे टीचर्स की जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लाते हैं स्टूडेंट के लाइफ में, उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और भविष्य के लिए उनके मार्गदर्शक और परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। वो उनके फ्यूचर के लिए एडवाइस देते हैं, उन्हें सजेशंस देते हैं और उनका जो फ्यूचर है वो अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस प्रकार से विद्यालय किशोरों के विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण संदर्भ है। यानी कि जो स्कूल में टीचर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, पूरा स्कूल जो टीनेजर्स हैं, जो किशोरावस्था है, उनके संपूर्ण विकास को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।